2 महीने से बांग्लादेश में सुलग रही कोटा प्रणाली की आग शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी शांत नहीं हुई। अभी भी बांग्लादेश अशांत बना हुआ है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके बाद अब सवाल है कि बांग्लादेश में अब आगे क्या होगा। रिपोर्ट देखिए। पहले कोटा प्रणाली को लेकर बवाल, सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन और फिर तख्ता पलट। इन्हीं 3 तस्वीरों के इर्द गिर्द शेख हसीना के इस्तीफा देने की कहानी घूम रही है। लेकिन अभी भी बांग्लादेश अशांत है। लोग अभी भी सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। घरों में आग लगाई जा रही है। अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है। सेना हालात संभालने के लिए मार्च कर रही है, जिसके बाद सवाल उठता है कि अब आगे क्या? कब बांग्लादेश में स्थिति सामान्य होगी? कब बांग्लादेश दोबारा अपनी पटरी पर लौटेगा? दो महीने पहले 5 जून को ढाका हाईकोर्ट के फैसले से शुरू हुई कहानी का अंत ऐसा हुआ कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। 2 महीने में ही बांग्लादेश के माहौल ने ऐसा मोड़ लिया कि सेना ने तख्ता पलट कर दिया। हाल ऐसा हुआ कि जिस शेख हसीना को कुछ समय पहले तक दुनिया के प्रभावशाली लीडर्स में गिना जा रहा था, बांग्लादेश की इकोनॉमी को बदलने वाला मसीहा माना जा रहा था, उन्हीं शेख हसीना के लिए बांग्लादेश इतना असुरक्षित हो गया कि महज 45 मिनट के अल्टीमेटम में देश छोड़ना पड़ा। दरअसल नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर भड़के विरोध प्रदर्शन ने बांग्लादेश की स्थिति बिगाड़ दी। अधिकारियों को बस और ट्रेन सेवा बंद करनी पड़ी। पूरे देश में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। इस प्रदर्शन में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग घायल हुए। कई दिनों तक चले इस प्रदर्शन के बाद भी लोग सरकार की कोटा प्रणाली के खिलाफ सड़कों पर अड़े रहे। शेख हसीना सरकार पर आरोप लगा कि ये कोटा सिस्टम भेदभावपूर्ण है। इसी बीच शेख हसीना के एक बयान ने इस प्रदर्शन को और भी उग्र कर दिया। शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को पाक समर्थक यानी गद्दार कह दिया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन और हिंसक हो गए। शेख हसीना ही नहीं, उनकी पार्टी के नेताओं के बयान के बाद पूरे देश में ऐसा माहौल खड़ा हो गया कि हालात काबू से बाहर हो गए। इस बीच सही समय पाकर सेना ने देश में तख्ता पलट कर दिया। आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान ने देश की कमान संभाल ली और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। सवाल उठता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब आगे क्या? कब सड़कों पर हो रहा विरोध प्रदर्शन खत्म होगा? कब बांग्लादेश में भड़के हिंसा की आग शांत होगी? क्या सेना, जिसने 2007 और 2009 में केयर टेकर सरकार बनाई थी, उसी तरह की सरकार एक बार फिर बनेगी? या फिर अंतरिम सरकार बनाने के बाद दोबारा चुनाव होंगे, दोबारा सरकार बनेगी? हालांकि इन्हीं सवालों के बीच बांग्लादेश में हालात नाजुक बने हुए हैं, जिसके बाद अब देखना है कि कब 2 महीने से बांग्लादेश में भड़की ये हिंसा शांत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे शेख हसीना के परिवार के बारे में। जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे कि हसीना का परिवार आप पहले समझ लीजिए। शेख मुजीबुर रहमान आपने देखा, वो प्रधानमंत्री रहे और किस तरीके से उनकी प्रतिमा को तोड़ा गया इस हिंसा में, वो भी आपने देख लिया। और इनके बेटे यानी कि शेख कमाल और इसी के साथ में बेटी शेख रेहाना और एक और बेटे शेख मुजीबुर रहमान के, जिनका नाम शेख जमाल था। और अगर बेटी की बात करें तो शेख हसीना, जो कि अभी आपने देखा कैसे उन्होंने भारत में शरण ले रखी है। शेख रासेल की बात करें तो 1975 में हत्या कर दी गई थी। और इसी के साथ में अब बेटी शेख हसीना की बात करें, इनके परिवार के बारे में भी जान लीजिए। सजिब वाजेद, जिनका आपने बयान अभी सुना कि किस तरीके से उन्होंने हालातों के बारे में जानकारी दी। और बेटी साइमा वाजेद की बात करें अगर, तो ये शेख हसीना की बेटी है, ये शेख हसीना का परिवार है। लेकिन जिस तरीके के हालात अभी यहाँ पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा परिवार कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा रहा। खास तौर पर शेख मुजीबुर रहमान की अगर बात करें तो आपने देखा कि उन्हें बंगबंधु के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है और कैसे उनकी प्रतिमा को यहाँ पर तोड़कर खंड खंड कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर के लिए रुख करते हैं मीनाक्षी का।
बांग्लादेश में हाल बेहाल है और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके की स्थिति बनी है। लेकिन इस सब के बीच बीएसएफ ने भी अलर्ट बढ़ा दिया है। डीजी लगातार वहां पर देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं बांग्लादेश की कितनी लंबी सीमा है जो कि भारत से जुड़ती है, वो आपको बताते हैं। तो ये सीमा है 4096 किलोमीटर लंबा ये पूरा बॉर्डर है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले पूर्वोत्तर की, असम का वो 262 किलोमीटर वो पूरी सीमा लगती है भारत के साथ। उसके बाद आते हैं मेघालय में 443 किलोमीटर है, तो त्रिपुरा में 856 किलोमीटर की सीमा है जो बांग्लादेश और भारत की सीमा है। मिजोरम में 318 किलोमीटर है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये दायरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है जहां 2217 किलोमीटर की लंबी सीमाएं भारत और बांग्लादेश की जुड़ती है। अब ऐसे में बीएसएफ के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, जगह जगह पर चेकिंग अभियान किए जा रहे हैं। हालांकि जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कोशिश की जा रही है कि घुसपैठ ना हो पाए। अगली खबर सलोनी बताएंगी। तो जिस तरह के हालात हैं बांग्लादेश की अराजकता पर वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि वहां अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ये ह्यूमन राइट्स का सवाल है। सुनिए। वहाँ के हर जिले में कुछ ना कुछ घटनाएं हुई हैं। ये घटनाएं संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की हुई हैं, व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने की हुई हैं, मंदिर गुरुद्वारों पर हमले की हुई हैं। ये चिंताजनक परिस्थिति है। आंदोलन तो इनके खिलाफ नहीं था, पर इस आंदोलन के पूरा होने के बाद भी ये क्यों चल रहा है? इसलिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी समय बांग्लादेश में हिंदू आबादी 32% थी, अब 8% है। पूरे विश्व समुदाय का और वैश्विक संस्थाओं का भी ये कर्तव्य है कि बांग्लादेश पर इस तरह का दबाव बनाया जाए कि वहाँ की माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली हिंदू सिख, सुरक्षित रहें। तो हालात आप यहां पर देख रहे हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश राय यहां पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से भारत में भी लगातार बैठकों का सिलसिला कल से ही यहां पर देखा जा रहा है, लेकिन शेख हसीना के बेटे की तरफ से साफ कहा गया कि 3 से 4 देश हैं जिनकी साजिश है जो हालात आज बांग्लादेश में है। बिल्कुल, और इस बात को महसूस भी कर रही होंगी शेख हसीना, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं कि ये हिंडन एयर बेस है जहां पे कि वो रह रही हैं और उनको लेकर के जो C-130J विमान आया था वो अब जा चुका है। उसमें 7 अधिकारी इनको छोड़ने आए थे, वो 7 अधिकारी अब यहां से वापस जा चुके हैं। सुबह 9 बजे वो विमान यहां से निकला था और बांग्लादेश वो बिल्कुल अखिलेश, अब दोबारा आपका रुख करेंगे। और बांग्लादेश में मचे हाहाकार के बाद भारत के सियासतदानों को राजनीतिक रोटियां सेकने का भी मौका मिल गया है। बांग्लादेश के मुद्दे पर विपक्ष सरकार के साथ होने की बात तो कह रहा है, लेकिन इशारों इशारों में केंद्र को नसीहत भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए। जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। बवाल बांग्लादेश में मचा है, लेकिन सियासत भारत में हो रही है। पड़ोसी देश में मची इस सियासी उथल पुथल को विपक्षी नेता आपदा में अवसर की तरह मानकर चल रहे हैं। बांग्लादेश की आपदा के बहाने विपक्ष केंद्र सरकार को नसीहत देता नजर आ रहा है। जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी तानाशाही देश में चलाते हैं, लोगों की भावना, लोगों का स्वातंत्र, लोकतंत्र कुचल देते हैं। जो विरोधी होते हैं अपने, उनको जेल में डालते हैं या ख़त्म कर देते हैं। जो हमारे देश में चल रहा है, तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी। तो जनता ने उनको भगाया है और मैं देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा कि पार्लियामेंट को भी आग। राउत के ये बोल उकसावे वाले हैं। अपने बयान में वो शेख हसीना को तानाशाही का चेहरा बता रहे हैं और पड़ोसी मुल्क जैसे हालात भारत में होने की ओर इशारा कर रहे हैं। जिस विपक्ष पर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगता रहा है, उसे बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की अचानक चिंता होने लगी है। लेकिन ये चिंता यूं ही नहीं हुई है, इसके पीछे भी सियासी ताना बाना है। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की खबर सामने आ रही है, वैसा ही भारत में
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मुस्लिम दंगाई किस तरीके से बर्बरता कर रहे हैं उसकी वानगी भी देखने को मिल रही है। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल को भी इसी तरीके से निशाना बनाया गया। लेकिन ये तस्वीरें भी देख लीजिए कि किस तरीके से आगजनी की जा रही है। आवामी लीग के 24 आपको बता दें, आवामी लीग के 24 नेताओं को जिंदा जलाया गया है। ये जो होटल था वो उन्हीं कैबिनेट के मिनिस्टर का था, उनके होटल में जाकर के ये आगजनी की गई है। पहले 8 ये संख्या बताई जा रही थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 24 लोगों को जिंदा जला दिया गया है होटल के अंदर, क्योंकि ये होटल आवामी लीग के मंत्री का था जो कैबिनेट का हिस्सा थे। उनके पहले होटल में घुसपैठ की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है और इसी के साथ 24 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। ये बर्बरता किस तरीके से की जा रही है, ये तस्वीरें साफ तौर पर उसकी वानगी पेश कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर भी हमले किए जा रहे हैं। इस्कॉन ढाका इस्कॉन टेम्पल के आचार्य का तो यहां तक कह रहा है कि 300 शरणार्थी वहां पर है और कोई भी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी को अकेले नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती है कि आखिरकार किस तरीके से उपद्रवियों के द्वारा बार बार हिंदुओं को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। वहां के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 1971 रहा हो, 1975 रहा हो या फिर अब 2024 हो, हर बार हमें ही निशाना बनाया जाता है। इस बार भी हमारी मूर्तियों को तोड़ा गया है, पूछ पूछ करके हमें पीटा जा रहा है, हमारे जो घर है, हमारे जो मंदिर है, उनमें आग लगाई जा रही है। ये तस्वीरें बता रही है कि आखिरकार बांग्लादेश में जो हालात बने, बांग्लादेश में हालात बनने के बाद वहां पर किस तरीके से धार्मिक अस्थिरता भी देखने को मिल रही है। अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर यह बता रहा है कि खास करके अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी धार्मिक भावनाओं को न केवल ठेस पहुंचाया जा रहा है बल्कि उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। कई घरों में आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है, पूछा जा रहा है नाम क्या है और नाम पूछने के बाद उनके घरों में आग लगा दी जा रही है। 27 जिले ऐसे हैं जहां पर यह बर्बरता देखने को मिली है। आपको बता दें कि बांग्लादेश का जो मीडिया है उसके हवाले से ये जानकारी आई कि 27 जिलों में इस तरीके की बर्बरता की गई। तो जहां बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं तस्वीर इस्कॉन मंदिर की भी सामने आई बांग्लादेश के, जहां पर उसे आग के हवाले किया गया, लेकिन गीता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार कोशिश यही की जा रही है, जो धार्मिक पुस्तकें वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। हिंदू मंदिर की ये तस्वीरें, इस्कॉन मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन धार्मिक पुस्तकों को कैसे बचाया गया है, कैसे संरक्षित रखा गया है इस मुश्किल घड़ी में भी, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और आस्था यही बताती है कि लोग हर तरह से, जहां इतना जद्दोजहद वाला माहौल है, जहां हर चीज निशाने पर है, वहां पर इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ तो हुई, लेकिन जो आस्था से जुड़ी हमारी किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं धर्म से जुड़ी हुई, उन्हें सुरक्षित रखा गया है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जिस तरह से अत्याचार हिंदुओं पर चल रहा है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे खुद को सुरक्षित रखें। लेकिन इस बीच हमारी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो धर्म से जुड़ी किताबों को कैसे बचाया गया है, कैसे संरक्षित रखा गया, वो तस्वीरें